हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में श्रेष्ठ संविधान के लक्षण पढ़ेंगे। पहले हमने संविधानों के प्रकार पढ़े, जैसे लचीला, कठोर, निर्मित, विकसित, अलिखित, लिखित, ये सब संविधान के प्रकार थे। आज हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ संविधान के लक्षण, यानी कोई भी देश ये सारी बातें अपनाएगा तो उनका संविधान अच्छा हो सकता है। जैसे कि अलग अलग देशों ने अलग अलग अपनाया, किसी ने लिखित और अलिखित, किसी ने कठोर और लचीला। तो हम देखते हैं कि ऐसे संविधान के लक्षण हैं जो हर कोई देश अपनाएगा तो उनका संविधान हमेशा अच्छा रहेगा, कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हम थोड़ा सा परिचय। श्रेष्ठ संविधान के लक्षणों का पूर्ण निश्चितपूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के संविधान की आवश्यकता होती है और वे ठीक प्रकार से कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में विकसित, अलिखित और लचीला ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका में निर्मित, लिखित और कठोर संविधान भी संवैधानिक प्रगति में बाधक सिद्ध नहीं हुआ है। सामान्य रूप से विविध संविधानों के अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर एक अच्छे संविधान के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं, यानी लक्षण हो सकते हैं। अभी हमने उदाहरण दिया कि भारत का लचीला भी है, कठोर का है, अमेरिका का पूरी तरह कठोर है, ब्रिटिश का लचीला, कठोर है ही नहीं। इसी तरीके से सब देश ने अपने अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अपने अपने विकसित और विकासशील के अकॉर्डिंग सब बातें अपनाई है। संविधान में वो भी है कि जागरूकता है, जो विकसित देश है लोग भी जागरूक है तो उनको कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछड़ा हुआ है या विकासशील देश, उनके लिए बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है। गरीब देश और बेरोजगारी, इन सब के विकास के लिए संविधान लचीला भी होना चाहिए, श्रेष्ठ भी होना चाहिए। तो एक कुछ बातों के लिए ऐसे कि श्रेष्ठ संविधान के कुछ लक्षण ऐसे आए हैं सामने जो चाहे विकसित हो चाहे विकासशील हो, ऐसा मतलब अपना ले तो कम से कम उनका संविधान बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि फ्रांस ने पंचम गणराज्य 5 बार संविधान को बनाया, लेकिन अमेरिका ने एक बार ही बनाया और हो गया। भारत ने भी एक बार ही बनाया, हाँ कुछ बातें संशोधन की जा सकती है, लेकिन अभी एक बार ही बनाया पूरा, अभी भी वही चल रहा है। चीन ने भी बार बार 4 बार चेंज किया। तो इस तरीके से श्रेष्ठ संविधान के गुण ये बातें लेंगे तो कम से कम परिस्थिति के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन कर सकते हैं और नए संविधान बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो श्रेष्ठ संविधान में पहला है छोटा संविधान या संक्षिप्त भी कह सकते हैं, सूक्ष्म कह सकते हैं। ये संविधान के लक्षण है अच्छे संविधान के या श्रेष्ठ संविधान के। इसमें संक्षिप्तता श्रेष्ठ संविधान का एक आवश्यक लक्षण है और कुछ विद्वानों का तो विचार है कि संविधान जितना सूक्ष्म हो उतना ही अच्छा है। संविधान के अंतर्गत देश की शासन व्यवस्था से संबंधित मूल बातों का ही वर्णन किया जाना चाहिए और दिन प्रतिदिन के राजनीतिक जीवन से संबंधित विस्तार की बातें लिखकर संविधान का कठोर नहीं बनाना चाहिए, यानी संविधान को कठोर नहीं बनाना चाहिए। अधिक विस्तार से संविधान में बार बार संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अमेरिका संविधान संक्षिप्त और कठोर है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, वो आज भी अच्छा सा चल रहा है। भारतीय संविधान की भी उसकी विशालता के कारण बहुत अधिक आलोचना की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि संविधान इतना संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए कि वह अस्पष्ट हो सके। यानी किसी विचार के अंदर कहा कि सूक्ष्म और संक्षिप्त होना चाहिए, संविधान छोटा होना चाहिए। लेकिन जब अमेरिका की बात करें तो उनका छोटा है, फिर भी आज दिन तक उदाहरण के लिए
छोटा संविधान है और कठोर कानून है, फिर भी अच्छे से चल रहा है। लेकिन भारत ने व्यापक बहुत बड़ा संविधान अपनाया, छोटी छोटी बातों को लिखा गया, फिर भी हमारा संविधान चल रहा है। तो कुछ बातें ऐसी कि भारत की परिस्थिति को देखते हुए छोटी छोटी बातों को लिखा, क्योंकि यहाँ पे गरीबी, अशिक्षा बहुत है, तो लोगों को जागरूक करना बहुत ही मुश्किल से है। तो कोई भी संविधान में बातें पढ़कर उनको समझा सकते हैं कि आपके ये अधिकार हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि संक्षिप्तता जरूर नहीं कि श्रेष्ठ संविधान में संक्षिप्त ही हो। अमेरिका में संक्षिप्तता से या छोटे संविधान से आज दिन तक चल रहा है अच्छे से, और भारत में बड़ा है तो उसमें स्पष्ट बातें आ जाती है। छोटा है तो सारी बातें नहीं आएगी, तो आधे लोग जो शिक्षित नहीं है वो भ्रम में रह जाते हैं कि क्या हमें अधिकार दिए, क्या इसमें बातें हैं, कौन से कर्तव्य, सब पता नहीं चलेंगे। इसलिए परिस्थिति या देश के जलवायु, लोगों के रहन सहन और लोगों की गरीबी, शिक्षा, उन सबको देखते हुए संविधान को अपनाना चाहिए। लेकिन विचारकों ने सूक्ष्म संविधान की बात कही है। दूसरा है व्यापकता, यानी संविधान बड़ा होना चाहिए, छोटी छोटी बातों को भी लिखना चाहिए। जैसे भारत के संविधान में छोटी छोटी बातों को भी डाला गया। स्थानीय शासन, राष्ट्रपति का चुनाव, उनकी शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां, मुख्यमंत्री की शक्तियां, राज शक्तियों का बंटवारा, किस तरह की अनुसूचियां, अनुच्छेद, भाग, ये सब बातें उसमें डाल दी गई ताकि लोगों को जो भी लोग जो अनपढ़ है वो जागरूक हो सके, वो पढ़कर दूसरे लोग जो शिक्षित है उनको समझा सके। इसलिए स्पष्ट व्यापक होता है, स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो व्यापक में हम पढ़ेंगे संविधान को सूक्ष्म बनाने की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में उसकी व्यापकता का बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि संविधान में दिन प्रतिदिन की राजनीतिक बारीकियों का वर्णन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन शासन के आधारभूत सिद्धांतों तथा नियमों का यथासंभव व्यापकता के साथ वर्णन किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर व्यापकता में और कोई छोटी छोटी बातें तो नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, जो मेन लोगों के विकास में बाधा आ रही है, वो बातें सारी आनी चाहिए कि उनके विकास में कैसे उनके विकास को बढ़ाया जाए। तो व्यापक में वो बातें ही लिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर बातें लिखी जाए। लेकिन हमारे भारत की थोड़ी सी कमी है कि व्यापकता यानी ज्यादा और बातों को लिखा, तो ये थोड़ी कमी रही है। लेकिन व्यापक ऐसी बातें लिखो जो जनता के हित के में कार्य हो और जनता को ये नहीं भ्रम हो कि हमारे संविधान में क्या हमें दिया है, क्या नहीं हमें पालन करना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तीसरा लक्षण है संविधान, अच्छे संविधान के स्पष्टता और निश्चितता। स्पष्टता और निश्चितता, इसमें स्पष्टता और निश्चितता यानी स्पष्ट भाषा सही होनी चाहिए और निश्चितता होनी चाहिए कि बस यही रहेगा, ये बार बार चेंज नहीं होगा। तो स्पष्टता और निश्चितता संविधान का अत्यंत आवश्यक गुण है। संविधान द्वारा व्यक्ति एवं सरकार और सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है। यानी व्यक्ति का व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार और संविधान में कैसे करना चाहिए, उनके क्या कहते हैं, उनके गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सरकार के विभिन्न जो तीनों अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके पारस्परिक संबंध निश्चित करने चाहिए कि उनके संबंध ऐसे रहेंगे। व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी रहेगी, तो ये लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो कार्यपालिका कभी वापस हावी हो सकती है, संविधान में नहीं लिखा तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट और निश्चितता होनी चाहिए। स्पष्टता के अभाव में संविधान से संबंधित इन विविध पक्षों में निरंतर विवाद उत्पन्न होते रहेंगे और संविधान ही संघर्ष का कारण बन जाएगा। अतः संविधान की भाषा यथासंभव अधिकाधिक स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए ताकि जनता संविधान को समझ कर उसके अनुसार आचरण कर सके। कहने का मतलब
स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि हर किसी को पता चले और जो सरकार के अंग है उनको पता है कि मेरा क्या कार्य है और उनके अंदर में कौन आता है, दूसरे के सरकार के अंग में कौन आता है। जैसे कि व्यवस्थापिका को नीतियों का निर्माण बनाना, कानून बनाना, कार्यपालिका को लागू करना और न्यायपालिका को उनकी रक्षा करना। ये तीनों बातें अगर संविधान में नहीं लिखी गई तो कौन न्याय करेगा, कौन रक्षा करेगा, कौन कानून बनाएगा, कौन लागू करेगा, इस भ्रम में लोग रहेंगे। इसलिए स्पष्ट होना चाहिए। चौथा पॉइंट है मौलिक अधिकार। मूल अधिकार भी कहते हैं मौलिक अधिकार, यानी लोगों के जो मूल अधिकार भारत में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को अब वर्तमान में हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार 44 अनुच्छेद के तहत ये हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। अब वर्तमान में 6 अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, धर्म का अधिकार कह सकते हैं, धर्म निरपेक्ष, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मौलिक अधिकार दिए गए। तो इसमें संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य शासन की मर्यादा निश्चित करना और दूसरे व्यक्तियों एवं राज्यों के हस्तक्षेप से नागरिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना होगा। और ये एक सर्वमान्य तथ्य है। संविधान में ही नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख होने से नागरिकों की स्वतंत्रता एवं हित अधिक सुरक्षित हो जाते हैं और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका नागरिकों के अधिकार के साथ मनचाहा खिलवाड़ नहीं कर सकती। इस कारण अमेरिका, फ्रांस, रूस, भारत आदि देशों के संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। यानी कि ब्रिटिश की तो बात ही छोड़ दो, ब्रिटिश तो उनके संविधान लिखित है ही नहीं, उनका संविधान लिखित है नहीं, ब्रिटिश की बात होती ही नहीं। लेकिन श्रेष्ठ अगर लिखित होता तो और भी अच्छा होता। लेकिन मौलिक अधिकार जैसे कि लिखित है नहीं तो मौलिक अधिकार कौन से उनको पता ही नहीं। लेकिन भारत ने ये बात अच्छी रखी कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिखित रूप से दिए गए ताकि जो अनपढ़ है वो भी अपने अधिकार को जान सके। दूसरों के द्वारा लिखित जो पढ़ लेगा कि ये आपको अधिकार दिए जाते, तभी तो वो कहते कि ये तुम्हारा अधिकार है, नहीं कहते कि वो तुम्हारे स्वतंत्र होकर देना, ये तुम्हारा अधिकार है। इस तरीके से लोग जागरूक करते हैं। किसी के दबाव में आके वोट नहीं देना है, वो अधिकार है। तो वही है कि मौलिक अधिकार आपके साफ साफ लिखे जाते हैं तो उस देश में जनता किसी जनता के अधिकारों का कोई हनन नहीं करेंगी। यहाँ तक कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका वो भी मौलिक अधिकार की रक्षा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हनन करने की कोशिश करेंगी तो न्यायपालिका उनको सजा देगी। इस प्रकार से मौलिक अधिकार भी लिखित रूप से संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 5वां है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत ने भी अपनाई स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रखा जाए ताकि वो किसी दबाव में उनको न्याय नहीं कर सके। तो समझ आए बच्चों? तो इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका को हमेशा न्याय सबसे ऊपर है, न्याय की देरी हमेशा ऊपर होती है। तो न्याय करना हमेशा सबसे ऊपर माना जाता है, चाहे आम व्यक्ति के हाथ में हो, चाहे ये न्याय किसी के प्रति हो, गरीब अमीर स्त्री पुरुष, चाहे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इनके भी हो। न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र रखे तो वो सही ढंग से न्याय कर सकेगी। तो भारत ने भी स्वतंत्र न्यायपालिका को रखा है। वर्तमान समय में देश का शासन किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं वरन विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। शासन के इन विभिन्न भागों को अपनी सीमा में रखने और इन विभागों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के हल के लिए स्वतंत्र न्यायालयों का अस्तित्व न केवल उपयोगी है वरन आवश्यक भी हो जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए स्वतंत्र न्यायालयों का अस्तित्व आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायालय शासन को अपनी सीमा में रखते हुए जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यानी स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो शासक अपनी सीमा में कार्य करेंगे। कार्यपालिका व्यवस्थापिका जो भी शासन कर रहा है, जो पार्टी शासन करती है, वो अपने सीमा में कार्य करेंगे, जनता के अधिकारों को हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखेंगे तो वो
सरकार की तरफ भी ध्यान देगी और लोगों की तरफ भी ध्यान देगी। इस तरीके से जहां पे जिस संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाई वहां कहीं भी अन्याय नहीं हो सकता। लास्ट है परिवर्तनशील, यानी संविधान ऐसा होना चाहिए कि परिवर्तनशील होना चाहिए ताकि उनको बदल सके। तो भारत में तो अधिकतम सारी बातें आ जाती है। परिवर्तनशील यानी संशोधन करना, जैसे कि मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, और परिवर्तनशील में जैसे ही अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये तीनों जोड़ दिए गए, संशोधन द्वारा जोड़ दिए गए। तो परिवर्तन, परिस्थिति के अकॉर्डिंग संविधान परिवर्तनशील होने चाहिए, उनके बदलने की शक्ति होनी चाहिए। तो परिवर्तनशील में है, जेनिक्स ने कहा है कि संविधान उन्हीं अवस्थाओं में कार्यान्वित नहीं होती जिसके उसकी रचना हुई है, बल्कि जैसे जेनिंग कह रहा कि जैसे शुरू में जैसे संविधान बना वैसे की वैसी नहीं होनी चाहिए, उसमें बदलाव होना ही चाहिए, बल्कि उसके शताब्दियों बाद तक ये रहता है कि वो वैसा का वैसा संविधान है, इसलिए लोग भी उठ जाते हैं। इसलिए संविधान आवश्यक रूप से ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बदल सके। मनुष्य एक विकासशील प्राणी है और आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ साथ संविधान में परिवर्तन होना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार संविधान में परिवर्तनशील होना नितांत आवश्यक है, किंतु इसके साथ ही साथ संविधान इतना भी सुपरिवर्तनशील नहीं होना चाहिए कि बार बार मन चाहे तरीके से संविधान के मौलिक सिद्धांतों में परिवर्तित किया जा सके। वस्तुतः एक अच्छे संविधान में स्थायित्व और परिवर्तनशील के बीच उचित सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। इस संबंध में नेहरू जी ने भारतीय संविधान सभा में ठीक ही कहा था कि यद्यपि हम चाहते हैं कि हमारा संविधान सदैव के लिए स्थायी रहे, किंतु संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता, उसमें लचीलापन होता ही नहीं। संविधान में सभी कुछ स्थायी और कठोर बना दिया जाए तो राष्ट्र का विकास रुक जाएगा, क्योंकि राष्ट्र जीवित विकासशील प्राणियों का समूह है। किसी भी स्थिति में हम अपने संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहते कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित न हो सके। तो कहने का मतलब लास्ट परिवर्तनशील होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि एक बार बना लिया तो परिवर्तनशील हो गया और बार बार जल्दी जल्दी परिवर्तन भी हो जाए, जैसे कि सामान्य, कठोर और लचीला। जैसे ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, क्या ब्रिटिश और इंग्लैंड दोनों एक ही है? ब्रिटिश में लचीला संविधान, तभी तो वहां की संसद इतनी पावरफुल हो गई, क्योंकि वहां अलिखित संविधान है, तो वो कैसा भी कानून बना सकती है। सर्वोच्च को, हमारे यहाँ तो सर्वोच्च कौन है? न्यायपालिका है, और वो स्वतंत्र सबसे ऊपर है, लेकिन वहां पे इंग्लैंड में सबसे ऊपर कौन है? संसद, क्योंकि संसद कैसा भी कानून बना सकती है। तभी तो लोग ने कहा था, विचारक ने, कि ब्रिटिश का संविधान अलिखित है, कि ब्रिटिश की संसद वो सब कुछ कर सकती है, सिर्फ एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। तो वहां नेहरू जी ने यही बात सामने आई कि ब्रिटिश का संविधान इतना परिवर्तनशील हो रहा है कि कोई भी उसमें कानून बना सकता है। इसलिए हमारे संविधान में कठोर और लचीला का मिश्रण देखा जाता है। कठोर यानी पूरे भारत पर प्रभाव पड़े, हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़े, ऐसे कठोर संविधान, ऐसे अगर संशोधित करना हो तो 2/3 बहुमत द्वारा वो पारित होगा। और अगर ऐसी आयु बढ़ानी, जैसे आयु सीमा बढ़ानी, शादी की पहले ये जो उम्र थी शादी की, पहले 18 वर्ष, पहले 16 वर्ष और लड़की की 16 और लड़के की 18 थी, फिर चेंज करके 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लड़के की। वैसे ही वोट देने का पहले 21 वर्ष थी, फिर बाद में कितनी कर दी? 18 वर्ष वोट देने की, ये वोट देने की वयस, मताधिकार 18 वर्ष का कर दिया। तो ये क्यों जल्दी परिवर्तनशील कर दिया? क्योंकि युवा लोग
जो भी किशोर अवस्था खत्म हो जाती है, 18 साल के बाद वो खुद का वो डिसीजन ले सकता है, इसलिए वोट देने का अधिकार किसको 18 साल के बाद हुई। तो हमारे नेहरू जी ने यही कहा कि कोई भी संविधान परिवर्तनशील होना चाहिए, लेकिन इतना भी परिवर्तनशील नहीं कि वो जल्दी से बदला जा सके ब्रिटिश की तरफ। तभी हमने कठोर और लचीला दोनों ही संविधान के विशेषता में लिया, ताकि लचीले में कभी जल्दी परिवर्तन करना हो तो वो जल्दी हमें लचीले कानून के तहत जल्दी परिवर्तन कर सकते हैं, और कभी जनता से राय, सरकार से राय और विरोध हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कठोर संविधान यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत दोनों में अलग अलग पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृत होने पर ही वो संविधान में जोड़ा जाएगा या संशोधित होगा। इस प्रकार से बच्चों आज हमने श्रेष्ठ संविधान के लक्षण पढ़े, ठीक है ना। कल हम अलग से पढ़ेंगे, ये लिखित और अलिखित अलग है। ये सिर्फ ये है कि श्रेष्ठ आज हर देश को ऐसे संविधान में ये 6 बातें अपनानी चाहिए, ठीक है बच्चों। कल हम आगे का पढ़ेंगे। बाय।